देखिए नेक्स्ट स्टडी है हमारी अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ है क्या। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि लेट्स लुक एट द सिचुएशन, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वेयर द पार्लियामेंट पासेस द लॉ, जब कोई पार्लियामेंट लॉ पास कर देती है दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी अनपॉपुलर, वो क्या हो जाता है, अनपॉपुलर हो जाता है। ये बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है तो जो वहां तो सब हमारे ही मेंबर होते हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वहां पर, ठीक है ना। अब जब वो कोई लॉ पास करते हैं तो अनपॉपुलर कैसे हो सकती है, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाती है, समटाइम्स लॉ कैन बी कंटिन्यूअसली वैलिड एंड हेंस लीगल, कभी-कभी जो लॉ होते हैं ना वो लगातार वैलिड तो होते हैं, लीगल होते हैं, है ना, बट इट कैन बी कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, लेकिन वो लगातार अनपॉपुलर भी होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं टू द पीपल, लोगों के लिए, लोग उनको बड़े आराम से स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कौन से कानून होते होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो। क्यों, क्योंकि लोग ऐसा फील करते हैं कि द इंटेंशन बिहाइंड इट्स अनफेयर, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके पीछे जो इंटेंशन रहा गवर्नमेंट का, है ना, जो पार्लियामेंट का जो इंटेंशन रहा, जो इरादा रहा, वो सही नहीं था, अनफेयर था, उचित नहीं था, हार्मफुल था, और इसके लिए पीपल भड़क जाते हैं लोग, और इसके लिए लोग के पास अधिकार है, डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। भाई हमारे पास तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी खास बात यही है कि आप इस ऐसी कंट्री में रह रहे हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट कानून बनाती है तो आप जगह पर, सड़क पर आ तो जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप सड़क पर नहीं आ सकते, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सड़क पर नहीं आ सकते। खासकर आजकल पूरे विश्व में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, तो इंडिया ही है, और इंडिया से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कोई नहीं है। डेमोक्रेटिक, जैसे ही डेमोक्रेसी का हम लोग नाम लेते हैं तो बाकी सभी देश, जो अन्य देश हैं, अलग कंट्रीज हैं, उनकी रूह कांप जाती है। समझ में आ रहा है ना, वो डर जाते हैं, थर्रा जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, वो डर इसलिए जाते हैं बेटा, वो डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि ये इतना बड़ा कंट्री जहां पर इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजन के, इतने सारे कास्ट के, इतने सारा जियोग्राफिकल एरिया इनका डिफरेंट है, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं, फिर भी इतने बड़े और इतना बड़ा देश कैसे संभाल, कैसे रह रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है भारत को देखकर, ठीक है ना, भारत को देखकर उनको आश्चर्य होता है। और याद रखिए भारत इसीलिए सब देशों से सबसे अलग है, सारी कंट्रीज, भारत जब बोलता है स्पीच में, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में, जब भारत की स्पीच होती है, जब भारत स्पीच देता है, तो जितने भी देश होते हैं सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं कि भारत क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, है ना, जो बना हुआ है यूएनओ, पहले यूएन बना हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये समझा गया कि भाई देशों में आपस में युद्ध हो रहा है, इसके लिए एक संगठन बनना चाहिए, संघ बनना चाहिए, है ना, विश्व शांति के लिए। लेकिन बाद में हुआ क्या, उसकी सब लोगों ने बात नहीं माना, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि इतना तहस नहस, जापान को देखा आपने, जापान पूरा तहस नहस हो गया, नागासाकी में, हिरोशिमा, है ना, 1945 में 2 परमाणु बम, है ना, जब वो अमेरिका ने छोड़े वहां पर, तो जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो देखा गया कितना ज्यादा कंट्री तहस नहस हो जा रही है, कि वर्ल्ड वॉर इस पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। और इसके लिए फिर एक मजबूत संगठन बन गया यूएनओ, जिसका आपने बोला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है फिर 1945, ठीक है ना। और वहीं पर ये बहुत एक अलग मुद्दा हो जाएगा, फिर मैं वहां पर वहीं पर कई देशों ने क्या क्या सदस्यता लिया है, सबसे पहले 50-52 देशों ने, है ना, फिर उसके बाद फिर और देशों ने सदस्यता लिया, फिर देशों ने और सदस्यता लिया, फिर हर हर देशों ने अलग अलग इसकी मेंबरशिप लेते चले गए, और आज पूरे वर्ल्ड में 193 मेंबर्स यूएनओ के मेंबर हैं। हालांकि जो कंट्रीज हैं वो 200 से अधिक है, कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, तो 200 से अधिक है, 200 से अबव है, बट मेंबरशिप कितने कितने लोगों ने ले लिया, 193 लोगों ने ले लिया। जो बाकी छोटे मोटे बचे हुए हैं वो सब नए नए अभी हुए हैं, वो सब किसी ना किसी के अंडर में, उनकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन जितने भी मेन मेन हमारे कंट्रीज रहे वो 193। इस बात का प्रमाण है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, ठीक है, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। तो ऐसे कानून देखिए बनते हैं। और देखिए इसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पर अगर हम आ जाए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ। लोग क्या करते हैं, लोग जो है कानून को क्या करते हैं, तो कानून की आलोचना कर सकते हैं। तो मैं अच्छा यूएनओ की बात नहीं बता रहा था, यूएनओ में जब भारत
देता है तो सब लोग शांत हो जाते हैं। भारत इसलिए जब देता है सबसे शांत हो जाते हैं कि भारत से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। बाकी दूसरों में डेमोक्रेसी नहीं है बेटा, ये बता रहा था मैं टॉपिक में दूसरा स्लाइड। भारत में डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि आप अगर कोई बात कहनी है तो आपको सरकार का विरोध करना है तो आप सड़क पर आ जाते हैं, अपनी बात कह देते हैं, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे चाइना की बात कर ले, क्यूबा की बात कर ले, वियतनाम की बात कर ले बेटा, चाइना है, क्यूबा है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, इन ऐसे देशों में जो मीडिया है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक वर्ड निकाल दे। समझिए वहां की मीडिया, वहां के लोगों के अंदर ये क्षमता नहीं कि वो अपनी गवर्नमेंट की बुराई करें। क्यों? क्योंकि अच्छा वहां पर सिस्टम भी अलग है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब है ऑल पार्टीज, यानी बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन चाइना, क्यूबा और वियतनाम में कैसी पार्टीज है? केवल सिंगल वन पॉलिटिकल पार्टी है, केवल वन पॉलिटिकल पार्टी। वो वहां का संविधान कहता है, वहां थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना दिए हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी है उसी के मेंबर बार-बार चुनते जाते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम कोई होती नहीं, सर्वे सर्वा है, तानाशाही जैसा शासन। बस तानाशाह नहीं कहलाते हैं, बाकी पूरा काम तानाशाही वाला ही है, ठीक है। इसलिए वहां के जो लोग हैं बस वो अपने काम में बिजी रहते हैं, सब कुछ उनको अपने देश से कोई मतलब नहीं होता है, ना उनके अंदर कोई देश प्रेम होता है, कुछ ऐसे कोई भावना नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? हमें लगता है कि चाइना के लोग बड़ा देश है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि आप किसी को कैद करके रख दोगे, किसी को बोलोगे तो हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते हो। देश प्रभु तो रह रहे कंट्री, ठीक है। ये बात अलग है कि वो डेवलप्ड कंट्री है। तो चाइना, क्यूबा, वियतनाम को जो मैंने नाम बताया आपको बेटा, यहाँ वन पॉलिटिकल पार्टी आपकी एग्जिस्ट करती है। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन और यूएसए में तो केवल टू पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। ब्रिटेन में मैंने बताया भी आपको दो पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी। एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, दो ही पार्टी ब्रिटेन में भी है। यूएसए में भी ऐसा ही हालत है। लेकिन भारत और फ्रांस, इटली, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इंडिया है, फ्रांस है, इनमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पर कई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लोगों के पास वोटिंग करने के समय बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि लोगों को ये पार्टी पसंद आ रही तो उसमें वोट कर दें, दूसरी पार्टी पसंद आ रही तो उसमें वोट कर दें, कोई और मेंबर पसंद आ रहा तो उसमें। बहुत सारी हजारों पार्टियां हैं, ठीक है ना। इतने बड़ी पार्टीज हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम लोग यूनाइट हैं अपने नेशन, अपने राष्ट्र के लिए। जब हमारे देश के लिए कोई बात करता है, हम लोग आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक किस देश में? हर देश में नोक-झोंक है, हर देश में समस्याएं हैं। हमारे देश में छोटी मोटी समस्याएं हैं, आपस में लोगों के बीच में विवाद है, लेकिन जब भी हम अपने देश की हमारी कोई बात करता है तो हम लोग सब यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहले भी अपने देश की रक्षा करें, बाद में अपने घर की रक्षा करें। हमें अपने घर की सिक्योरिटी नहीं करनी है, हमें अपनी कंट्री की सिक्योरिटी करनी है। और अगर हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी कर लेंगे तो अपने घर तो हमारा बचा ही है। और अगर हम अपने ही घरों को ताकते रहेंगे तो हमारे देश में बिल्कुल घुस आएगा, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमारे अंदर क्या है? देश प्रेम की भावना है। हम लोग एक नेशन में, हम राष्ट्र की बात करते हैं। नेशन किसे कहते हैं? नेशन किसे कहते हैं आप समझिए। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र हम उसको कहते हैं, नेशन उसको कहते हैं जिस देश के लोग अपने हितों को भूलकर, अपनी जाति को भूलकर, है ना, अपने धर्म को भूलकर, रिलीजन को भूलकर, अपने कास्ट को भूलकर केवल अपनी कंट्री की बात करें कि नहीं इंडिया इज द बेस्ट, हम अब इंडिया के बारे में कुछ बुरा नहीं सुनेंगे, इंडिया ही सबसे अच्छी कंट्री है। अगर वर्ल्ड के लेवल पर बात कर रही है, इंडिया से अच्छी कोई कंट्री नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तब आप एक राष्ट्र, बात समझ में आ रही है? तब उसे हम राष्ट्र कहते हैं, उसे हम नेशन कहते हैं, ठीक है ना। आज नेशन की भी डिफिनेशन आप समझ लीजिए कि नेशन किसे कहते हैं। नेशन का मतलब राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र का मतलब जब आप सारी चीजों को भूलकर, जातिगत मुद्दों को भूलकर, ठीक है ना, जब अपने देश की केवल बात करते हैं, तब आप किसकी बात कर रहे हैं? केवल अपने देश, अपने राष्ट्र की बात, उसे हम अपनी कंट्री, अपने देश की बात करते हैं, तब हम वहां पर अलग नहीं है। लेकिन जब हम अपने देश के अंदर, जब हम अपने देश के अंदर होते हैं, जब हम वहां पर कोई मुद्दे लड़ रहे होते हैं, तब तो फिर हम खींचतान करते हैं, है ना, वहां कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोवर्शियल लॉ की बात हम कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर जब पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए इस पैराग्राफ में क्या दिया है? पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ। लोग क्रिटिसाइज, देखिए ब्लू कलर से दिया है ना, ब्लू कलर से लगभग दिया है। पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ। क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है कि लोग उस कानून की आलोचना कर सकते हैं, उस लॉ की आलोचना कर सकते हैं। कितना अच्छा देश है, मतलब अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज है ना, सुनती भी ठीक है भाई, गलती हो गई है ना, सुधार करो। जब आप लोग विरोध करते हैं, सड़क पर करते हैं, तो उस बात को मानिए, उस बात को माना जाता है ना। होल्ड पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग करते हैं, आप लोग धरना देते हैं जगह जगह पर जाके, है ना। राइट अबाउट न्यूज़पेपर, पेपर में छपता है, टीवी में आता है, चैनल्स में आता है, आपकी सरकार का विरोध होता है। यही तो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खूबसूरती है, यही डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे अच्छी खूबसूरती है बेटा। सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ठीक है ना।
In a democracy like our, citizens can express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament. ठीक है ना, डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो सिटीजन होते हैं, यहाँ के नागरिक होते हैं, अपनी जो उनकी इच्छा नहीं है उसके खिलाफ भी जो दमनकारी रिप्रेसिव लॉ, अगर रिप्रेसिव लॉ बन रहा है, कोई दमनकारी कानून बन रहा है जिससे पूरे सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, दो सोसाइटी है उनको लाभ मिल रहा है लेकिन तीसरी सोसाइटी नुकसान हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन एक्सप्रेस, आप अपनी जो इच्छा है उसे प्रकट कर सकते हैं। तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ, जब भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, गलत कानून पास हो गया है, तो देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट, तो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है टू चेंज इसको बदलने के लिए, है ना। ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया पैराग्राफ? यस सर। है समझ में सभी को? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, जस्ट बगल में एक साइड में एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको क्लास 7 वाले से एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं, जिस बच्चे ने 7 में पढ़ाई नहीं किया होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, बट मैं कनेक्ट करा देता हूं आपको, फिर सभी कनेक्ट करा देता हूं। देखिए इसमें 7th की बुक में ही यहां पे देखिए इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। रोजा पार्क वाला सर। हाँ, रोजा पार्क वाले से एक मुद्दा दिया है, इसमें दिया है कि द इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड द आर्बिट्रेरी, भारतीयों ने तो प्रोटेस्ट किया ही था, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री प्रोवाइड द सेवरल एग्जांपल, बहुत सारे हिस्ट्री में एग्जांपल प्रोवाइड करती है, इसीलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जांपल हमें समझ में आते हैं, पहले ऐसा हुआ था, अब कैसा होगा, ठीक है, कंपेयर करने में बड़ा आराम लगता है, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ना। इन योर क्लास 6th बुक, सॉरी 7th बुक, यू रीड रोजा पार्क के बारे में आपने सुना होगा। रोजा पार्क की वही अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, यानी मूल रूप से अफ्रीका की थी, ये मूल रूप से अफ्रीका की रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका में जाकर रह रही, अफ्रीका की रहने वाली थी, लेकिन काम धंधे के सिलसिले से, है ना, रोजगार के सिलसिले से, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले से कहां गई, अमेरिका में गई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। विमेन थी, रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस, यानी बस में बैठी हुई थी और एक व्हाइट मैन आया, यानी एक अंग्रेज आया, है ना, और उसने उस सीट को खाली नहीं किया। क्यों खाली करे भाई, नहीं खाली किया, लेकिन अमेरिका में ऐसा कानून बना था उस समय, जब भी कोई व्हाइट मैन आएगा तो आपको वो वाली कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई कि बस में है, ट्रेन में है, और हर जगह कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर रहते हैं भाई, उनके लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए, क्योंकि भाई उस कंट्री के हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन रोजा पार्क सोचती थी कि ऐसा थोड़ी होता है, रोजा पार्क ने इस चीज को मना कर दिया, ठीक है ना। रोजा पार्क सोची कितनी बहादुर महिला रही होगी वो, ठीक है ना। रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन रिफ्यूज्ड टू गिव हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट मैन, उस व्हाइट मैन के खिलाफ कब की बात है, 1 दिसंबर 1955, 1955 की बात है, डेट याद रख लीजिए। शी वाज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन अ सेग्रेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल द पब्लिक प्लेसेस, यानी उसने क्या बताया, उसने उस कानून के खिलाफ खड़ी हो गई जो कानून पहले से वहां बना था, वो कानून व्हाइट मैन के लिए बना हुआ था, अंग्रेजों के लिए बना हुआ था, उसके खिलाफ खड़ी हो गई। वो उस कानून में क्या था, सिग्रेशन था, सिग्रेशन का मतलब अलगाववाद था, अलगाव था, यानी कि इस एक सोसाइटी के लिए मतलब नियम अच्छे बने हैं और दूसरी सोसाइटी के लिए नियम अच्छे नहीं बने, यही तो कंट्रोवर्सी है। आपकी हेडिंग क्या है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्सी, यानी अमेरिका जैसी कंट्री में दो तरह के कानून लग रहे हैं, व्हाइट मैन जो लोग वहां पे गोरे लोग हैं यानी अंग्रेज लोग हैं, यानी जो वहां के लोग हैं उनके लिए अलग नियम बना है, जबकि वहां के लिए अलग बना हुआ है, तो यही सिग्रेशन है। दैट डिवाइडेड अप ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी पब्लिक प्लेसेस में इंक्लूडिंग द स्ट्रीट हो, गली हो, मोहल्ला हो, है ना, यहाँ पर व्हाइट्स और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए कानून का बना दिया जाता है। कितनी गलत बात है, सरकार ने ही सबसे बड़ी गलती कर दी, यानी वहां की गवर्नमेंट ने ही ऐसा कानून बना दिया। बताइए, गवर्नमेंट अगर ऐसा कानून बनाना शुरू कर देगी तो लोगों के बीच में तो मतभेद होगा भाई, लोगों के बीच से मतभेद मिटाने के लिए तो कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, इक्वालिटी है। अब गवर्नमेंट ही वहां की देखिए वहां कानून बना दी, लेकिन हुआ क्या इससे, उसका ये जो रिफ्यूजल था, उसके उस रिफ्यूजल से वाज अ की इवेंट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी उसके इस रिफ्यूजल से एक महिला ने दूसरी महिला को सपोर्ट किया, फिर उसको और महिलाओं ने सपोर्ट किया, और जितनी भी अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन यानी अफ्रीका की रहने वाली लेकिन अमेरिका में भी रहती थी, सभी लोग आपस में छूट हो गई, भाई आज इस महिला के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, अगर आज हम इसके खिलाफ साथ में खड़े हुए तो कल हमारे साथ होगा, हमारे साथ होगा, इसलिए हमें यूनिटी बनाना चाहिए, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि मार्क द सिविल राइट्स मूवमेंट, और आप नाम सुना होगा सिविल राइट्स मूवमेंट, यही है सिविल राइट्स मूवमेंट। इस सिविल राइट्स मूवमेंट का मतलब होता है नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी नागरिकों ने, वहां के सिटीजंस ने अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकार क्या चाहिए था, उनको समानता चाहिए, इक्वालिटी, तो नागरिक अधिकार आंदोलन, इसी को बोला गया सिविल राइट्स मूवमेंट। नागरिक अधिकार आंदोलन कब आया, 1964 में अधिकार
भाई गया, पारित हो गया, जब ये आया तो इसने क्या किया, ये एक्ट आते ही, सिविल राइट्स एक्ट आते ही 1964 में, which prohibited, याद रखिएगा सिविल राइट्स एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिविल राइट्स एक्ट आया कब, सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में, which prohibited the discrimination on the basis of race, religions, है ना, और national origin in the USA, national origin in the USA, यानी USA में रेस का मतलब यही जो रेसिज्म होता था, है ना, रिलीजन, धर्म को लेकर, है ना, जाति को लेकर, चेहरे को देखकर, है ना, कि भाई वो वहां के हैं, यहाँ के हैं, तो इन सब के खिलाफ काम सब यूएसए में भी बंद हो गया। तो यूएसए में भी क्या हुआ था, सरकार ने कंट्रोवर्शियल लॉ बनाए थे, नहीं बनाए, यही है कंट्रोवर्शियल लॉ, ठीक है ना। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये होता है विवाद खड़ा करना, यानी कोई ऐसा कानून बनाना, कोई ऐसा लॉ बनाना जिससे दो सोसाइटी आपस में, जनता आपस में लड़ जाए, जुड़ जाए, विवाद खड़ा हो जाए, एक सोसाइटी के लोग दूसरी सोसाइटी। भारत में भी यही हुआ, भारत में कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं। देखिए भारत में ऐसा क्या हुआ, आपके दिमाग में आ रहा हूँ, भारत में ऐसा क्या हुआ, देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या हुआ कि म्युनिसिपल, देखिए वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग ऑफ, है ना, इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, हाँ म्युनिसिपल लिमिट्स। देखिए क्या होता है कि जो नगर पालिका होती है, जो नगर पालिका होती है वो अपनी जगहों को लेकर कई बार कुछ नियम कानून बनाती है। म्युनिसिपल लिमिट्स क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई ये नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपका घर किसके अंतर्गत आता है, नगर पालिका में आता है नहीं आता, कॉर्पोरेशन आपने पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है। उसमें हुआ क्या कि मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग, यानी जो हॉकिंग मतलब जो फेरी वाले होते हैं, वो घूम कर सामान बेचने वाले, और जो गलियों पर छोटी छोटी, है ना, छोटे छोटे ठेले लगाकर जो लोग अपना सामान बेचते हैं। तो क्या हुआ कि no one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that the people can walk on the pavement easily. इनको कहा गया कि भाई आप जो है ये जगहें खाली कर दो, मतलब सड़क के किनारे जब ये सामान अपना बेचते हैं, इनको कहा गया कि भाई आप यहाँ से सड़क के किनारे से हटाइए, उनको वहां से भगा दिया गया, खाली कर दिया गया। ठीक है, बात तो अच्छी है भाई, सड़क, रीजन क्या दिया गया, रीजन ये दिया गया जिससे लोग बड़े आराम से यहाँ पर क्या कर सकते, पैदल वाले पैदल आराम से, रोड होती है उसके बगल में पेमेंट होता है, फुटपाथ जिसे कहते हैं, उसमें बड़े आराम से लोग चल सकते हैं। ये तो आपने काम कर दिया, ठीक है, एक तरफ एक साइड बात, एक सोसाइटी की बात में आपने सोची, लेकिन उतनी उन सोसाइटीज के बारे में नहीं सोचा आपने जो हजारों लोग जिनका जिनका रोजी रोटी इसी से, जो लोग छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना काम चलाते हैं, और आप लोग जैसे, यानी शहर के बड़े बड़े लोग भी उनकी ही यहाँ से जाकर छोटे मोटे सामान जो कहीं नहीं मिलते हैं, उन्हीं के पास जाके बड़े सस्ते रेट में खरीद लेते हैं। पूरे शहर का भी काम तो वहीं चल रहा है ना, पूरे शहर का भी काम तो वहीं चल रहा है, तो वो भी समस्या खड़ी होगी, है ना। तो क्या हुआ कि one can also cannot deny the hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in the large city. This is, देखिए शहर के बहुत सारे लोग भी तो उससे फायदा उठाते हैं बहुत सस्ते रेट पर, यही चीज मिल रहा है। This is the means of livelihood, ये उनकी आजीविका थी, ये उनकी क्या थी, आजीविका, livelihood का मतलब ये उनकी आजीविका थी, आप उनका अधिकार छीन रहे हैं, है ना। Hence if the law favors, अगर कोई कानून फेवर करता है वन ग्रुप, ये कानून, यही अंडरलाइन करिएगा, यही है आपको कंट्रोवर्सी, समझिएगा कि अगर कोई कानून फेवर करता है किसी वन ग्रुप का एंड डिसरिगार्ड द अदर, और डिसरिगार्ड द अदर मतलब दूसरे ग्रुप का क्या करता है, फेवर नहीं करता है, मतलब उसके हितों का ध्यान नहीं रखता है, तो इट विल बी कंट्रोवर्शियल, यही कंट्रोवर्शियल हो जाता है एंड लेट टू द कॉन्फ्लिक्ट, तो ये विवाद को पैदा कर देता है, ठीक है। So people who think that law is not fair, और इसलिए लोग सोचते हैं कि ये जो कानून था ये फेयर नहीं था, कैन अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट भी जाते हैं, है ना, और द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई, और कोर्ट के पास ये पावर होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर पार्लियामेंट से कोई कानून बना है जिससे लोगों को आपत्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई कानून बना है पार्लियामेंट से जिससे लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति हो रही है और लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच गए हैं उस बने हुए कानून के खिलाफ, तो कोर्ट के पास ये पावर होता है, जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि उस बने हुए कानून को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आपको बात करिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला लेजिस्लेचर होता है, विधायिका जहां पर कानून बनता है, सेकंड क्या होता है एग्जीक्यूटिव जहां पर कार्यपालिका, है ना, जहां पर मंत्रिमंडल होता है, जहां पे मंत्री लोग होते हैं काम करते हैं, थर्ड होता है जुडिशरी, यानी इन दोनों के द्वारा किए गए कामों से अगर जनता को परेशानी हो रही है तो जुडिशरी जो लास्ट की होती है ना, थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट की, ये क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है के सामने आती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखें कि लास्ट पेज है आपका, लास्ट पेज यही है कि डू यू रिमेंबर द फोटो एसेस ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन द क्लास 7th में आपने देखा वुमेन्स मूवमेंट देखा था,
कि their photos were showed at a different place in the citizens can protest campaign and show solidarity। आपने देखा होगा ये सारी चीजें हैं। सर जुडिशरी डायरेक्ट लॉ कैंसिल कर सकती है? हाँ बिल्कुल कैंसिल कर सकती है, बिल्कुल कैंसिल कर सकती है, बिल्कुल कैंसिल कर सकती है। जुडिशरी के पास पावर होता है, सरकार से जवाब तलब करेगी, पूछेगी। अगर सरकार से पर सरकार से पूछती है, सीधे कैंसिल नहीं करेगी। सीधे का मतलब सीधा नहीं, मतलब उठाया कैंसिल किया। सरकार को भी मौका देती है, सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका देती है। भाई सरकार ने नियम कानून बनाया, कोर्ट कभी ऐसा नहीं करती कि किसी एक की बात सुनकर तुरंत निर्णय लेना है। कोर्ट का काम होता है दोनों पक्षों की बात सुनना। तो पहला पक्ष वो हो गया जिसके खिलाफ कानून बना है, ठीक है ना, और दूसरा पक्ष हो गया जिसने कानून बनाया है। दो पक्ष हो गए, टू साइड हो गए। तो दोनों पक्षों को मुद्दे को सुनेगी, सरकार को भी समय देगी कि भाई आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखिए जो आपको कानून बनाए। अगर सरकार उस पर फेल होती है या सरकार के जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, सरकारी वकील से वो अपनी बात को रखने में असमर्थ फील होते हैं, जो दूसरे सरकारी वकील हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं कोर्ट पर, वो अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रख देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मजबूती से आप अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी देखती है कि लोगों की भावना क्या है, कई तरह से लोगों की भावनाएं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कार्य होते हैं, वर्क होते हैं। जब वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ हाई कोर्ट, तो उसमें फिर समझ में आता है कि क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पार्ट होते हैं जो यही काम देखते ही रहते हैं। पूरे जो भी कानून बने हैं इससे पूरे कंट्री के लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये सब चीजें भी चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जब मैं आगे एक चैप्टर है जुडिशरी, मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से और क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लास्ट पैराग्राफ में हम ये कह रहे हैं, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज डज नॉट इन द विद इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव। हमारा रोल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना चाहिए कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव आया, इलेक्शन हुआ, हमने इलेक्ट बटन जाके दबाया है और अपने घर में जाके बैठ गए, हमारा काम खत्म। यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि rather that we begin to use the newspaper and media, हमें न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। इस लिहाज से आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए। टीवी पर टीवी में क्या देखिए, समाचार देखिए, जो समाचार पत्र आते हैं, समाचार न्यूज आती है उनको देखिए आप, ठीक है। मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपीज, हमारे एमपीज का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या काम कर रहे हैं आपको रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी पता चलेगा, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज, और आप क्रिटिसाइज करिए दियर एक्शन, उनके अगर कोई काम क्रिटिसाइज करने लायक है तो क्रिटिसाइज करिए, जबरदस्ती क्रिटिसाइज मत करिए कि कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा काम करिए, सपोर्ट भी करिए गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो आप सपोर्ट भी करिए, हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करिए। क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है, हिसाब साफ दिया है ना उसमें, अगर रिक्वायर्ड है तभी क्रिटिसाइज करिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया कि सरकार का हर काम क्रिटिसाइज करना, सरकार को भी नया कानून हो सकता है, अच्छा कानून और बस क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं। समझिए अपने दिमाग से, समझ लोगों के हिसाब से समझिए। So what we should bear in the mind and that is the strength involvement and encouragement, है ना, सरकार लोगों पर उस। और इसी देखिए जो आप लोग एक्शन लेते हो ना, पार्लियामेंट से खुश होती है, नाराज नहीं होती। आपको लगता है कि पार्लियामेंट से नाराज होती है, बिल्कुल नहीं नाराज होती। पार्लियामेंट और अच्छा काम करेगी। जो आपका उत्साह दिखता है ना लोगों का, जिस देश में लोगों का उत्साह जितना ज्यादा दिखता है वो देश उतना ही अच्छा होता है। जिस देश में लोग ज्यादा इंथुसियाज्म, मतलब ज्यादा उत्साह के साथ काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, वो कंट्री सबसे आगे निकल जाती है। जैसे जापान सबसे अच्छा काम करता है, जापान ही वही है, जब है ना उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि जापान के लोग, जापान जीवन अस्तित्व ही खत्म हो गया जापान, लेकिन जापान आज देखिए डेवलप्ड कंट्री में आता है, डेवलप्ड कंट्री में आता है, ठीक है ना। और जापान की टेक्नोलॉजी से मतलब बाकी सारे देश भी कॉपी कर रहे हैं, छोटे से देश के लोग कॉपी कर रहे हैं। सोचिए, तो इसका मतलब वहां की जो लोगों की जो विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी, बहुत मजबूत है, ठीक है। तो helps the parliament perform its representative function properly, यानी आप लोग जितना ज्यादा एक्शन लेते हैं ना, इससे पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपर्ली, पार्लियामेंट का जो फंक्शन है ना बड़ा अच्छा से परफॉर्म। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए एक नागरिक के रूप में कि आपकी भूमिका केवल रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन नहीं होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करते हैं। हमें अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से अपने सांसदों पर, अपने एमपीज पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कहें उनके कार्य कैसे हैं, है ना, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और लोगों की हिस्सेदारी जितनी अधिक होगी, आप लोगों की हिस्सेदारी जितनी अधिक होगी, जितना उत्साह से आप जुड़ेंगे, उतने ही जो आपके पार्लियामेंट के सदस्य हैं, सांसद हैं आपके, आप उतना ही सही ढंग से उनको भी काम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इस तरह से चैप्टर हमारा फिनिश होता है और हम लोग अगले दिन मिलते हैं। आप लोग आज जो मैंने पढ़ाया वो तो आप पढ़िएगा ही, अच्छे से समझिएगा ही। आप लोगों के थोड़ा सा काम 3-4 दिन में बढ़ रहा है, फटाफट सीरीज की थोड़ा तैयारी कर लीजिए। चैप्टर 3 जो है पीछे छूट गया है, जिसको मैंने वीडियो बनाकर दे दिया यूट्यूब में, उसको भी पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, बुक लेकर घर में आराम से बैठ जाइए, उसको रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद फिर चैप्टर 4 इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं फिर से आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको आवाज वहां समझ में आए तो वहां की सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं। देखिए इसमें जो ग्लोसरी है, ग्लोसरी भी आप पढ़ लीजिएगा, क्रिटिसाइज क्या होता है, विमर्शन क्या होता है, सजेशन क्या होता है, रिप्रेसिव क्या होता है, सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूं, बीच के ही वर्ड है, अगर बीच में आपको समझ में आ गया तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आपको ये भी आ जाता है कि सर हमें जो क्वेश्चन आ रहा है अगर हमें अपने से समझ में आ रहा है हम अपनी भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए सोशल साइंस में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए, जरूरी नहीं है कि आप वही क्वेश्चन आंसर जब लिखकर आएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं बिल्कुल आपको श्योर कराना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप इस दिमाग से बात को निकाल दे सकते। जो मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से गूगल से नेट से देखा, मुझे कुछ किसी जगह के क्वेश्चन आंसर ठीक लग रहे थे, मैंने वहां पर उठाकर आपको सभी को आपको सेंड कर दिया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन आपको अगर और भी अच्छे आंसर मिल रहे हैं कहीं से, बुक्स तो आपको मैंने पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, वहां से आप बुक से अपने आंसर सर्च करके लिख लीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने आंसर आपको भेजे वही आपको, वो तो मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिया है। और क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और, सारी बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आपको बार बार मुझसे मैसेज में ना पूछे, क्योंकि व्हाट्सएप में जब आप मुझसे बार बार कोई बातें पूछते हैं तो मैं व्हाट्सएप में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। जब जब आप कोई चीज मुझसे पूछते हैं कि सर ये हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सर वो सही रहेगा नहीं सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग बुक पढ़ा है, पढ़ाई किया, अपने हिसाब से आंसर लिखिए, बनाकर लिखिए, अपने हिसाब से आंसर लिखिए, बिल्कुल 100% नहीं नंबर मिलेंगे, बट कंटेंट सही होना चाहिए, मैटर जो लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। फर्जी नहीं कि अगर आपकी बात कहीं कुछ और भी चल रही है आप कुछ कहीं और रहे, तो कंटेंट कब लिख पाएंगे आप, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप उस आंसर पेपर कहीं कहीं पढ़े होंगे तभी कंटेंट सही लिख पाएंगे, इसलिए उसको भी याद करना जरूरी है। तो आई होप आपके और भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े होंगे, सॉल्व हो गए होंगे, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तीन पढ़ने चैप्टर के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से दो ही है। पार्लियामेंट के दो पार्ट है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपका ज्योग्राफी, जिसको मैं कल कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे एक एक करके पूछ लीजिए, इसके बाद क्लास करेंगे, ठीक है। पूछिए फटाफट पूछिए, इसके बाद फिर क्लास ज्वाइन करते हैं। सर मैंने मैसेज किया है। हाँ, आपने मैसेज किया है कोई? अच्छा सर, बट अमेरिका को तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, देखो डेमोक्रेटिक का मतलब ये है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, तो वहाँ भी तो पार्टी, वहाँ भी तो इलेक्शन होता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्या था मेरे दिमाग में, क्वेश्चन क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक का एग्जांपल की बात आती है, ओल्डेस्ट मतलब नहीं, एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है आज के डेट में, तो अमेरिका नहीं है, इंडिया है ना। अमेरिका वालों से अमेरिका वाले ये कहेंगे कि हाँ इंडिया है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अमेरिका में देखिए डिफरेंट प्रोसेस है। अमेरिका में क्या होता है कि जो विधायिका होती है, विधायिका का मतलब आप समझिए कि जो लेजिस्लेचर होता है, जो वहां का पार्लियामेंट होता है, वहां की मेंबर जो होते हैं, हमारे यहाँ भारत देश में क्या होता है, हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में पावर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट से ही पहले एमपी बनते हैं, फिर एमपी वही बाद में क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं सेंट्रल लेवल। जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जब पूरा इलेक्शन होता है तो अलग अलग पार्टी का इलेक्शन होता है, जो जिसके पास मेजोरिटी होती है वही गवर्नमेंट बना लेती है। तो सबसे पहले तो सबको पहले एमएलए रहते हैं, एमएलए के बाद ही तो वही एमएलए में से लीडर चुना जाता है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। फिर चीफ मिनिस्टर जितने लोगों को चाहता है वो उतने ही लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। तो मिनिस्टर का काम क्या होता है, मिनिस्ट्री संभालना, यानी डिपार्टमेंट संभालना। क्यों डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में, है ना, पूरे स्टेट में, जैसे पूरे स्टेट में एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, और सारे डिपार्टमेंटल काम संभालने के लिए मिनिस्ट्री बनाए जाते हैं। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर एमएलए बनते हैं फिर मिनिस्टर को बन जाते हैं, एमएलए ही सारा काम पूरी कर लेते हैं। एमएलए केवल एक एरिया के लिए होता है, एमएलए केवल एक एरिया का होता है, जबकि मिनिस्टर कोई बनेगा तो पूरे स्टेट के लिए बनेगा, यानी पूरे स्टेट में अगर बिजली की कोई समस्या आ रही है तो एक आदमी जिम्मेदार है, एक मिनिस्टर जिम्मेदार है, ठीक है ना, वो सारा काम देखेगा। इसलिए मिनिस्टर की जरूरत बनानी पड़ती है, वो काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। इसी तरह से सेंट्रल लेवल पे भी होता है, पहले सारे एमपीज का चुनाव होता है पूरे देश में, जिस पार्टी को इलेक्शन मेजॉरिटी जिसकी सबसे अधिक होती है वही क्या बन जाता है, गवर्नमेंट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अपने बीच से एक लीडर चुनते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से बाकी सारे मिनिस्टरों का चुनाव होता है ना। जितने एमएलए होते हैं उनमें से लगभग जितने मिनिस्टर की जरूरत है, जितने डिपार्टमेंट हैं,
इतने ही मिनिस्टर होंगे। जबरदस्ती मिनिस्टर नहीं बना सकते कि कोई पार्टी सोचे कि हम 100 मिनिस्टर बना दें, 100 मिनिस्टर बना के बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितने डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे रोड हमारा परिवहन विभाग है पूरा, है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया। इस तरह से पूरी कंट्री का डिपार्टमेंट उसी के पास है, एग्रीकल्चर का काम वो देखेगा और उसके ऊपर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो मिनिस्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट में। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे मिनिस्टर तो कल के दिन पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी में जो लोग बैठे हैं ना, वहां जाके इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, इनसे जवाब तलब होता है जैसे पार्लियामेंट में। ठीक है ना, क्वेश्चन आवर, पहला क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है और क्वेश्चन आवर में 1 घंटा जो शुरुआत है क्वेश्चन आवर होता है ना, उसमें लगातार क्वेश्चन की बारिश होती है। अपोजिशन पार्टी लगातार रूलिंग पार्टी से पूछती है कि आपने ये निर्णय लिया तो क्यों लिया, आपने ये सब लाए तो क्यों लाए। उसके बाद फिर सरकार जवाब देती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, वहां प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पार्लियामेंट में पूरी तरह से। ठीक है ना, और वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता कि अगर कोई गवर्नमेंट हमारा पावर खींच लेगी तो सरकार गिर जाएगी, अगर एक बार कोई चुन लेगा तो चुन लेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सिद्धि ने पूछा था, हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का लीडर बेटा वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट। वही वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रदेश सभा, आप कह सकते हैं सभापति होता है राज्यसभा का। वही राज्यसभा का क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट। अलग से हम लोग को चुनते नहीं है, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है ना, लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो तो वहां से चुनकर बैठे, वहां से लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर चुनकर वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष को बैठाते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के लोग राज्यसभा के अध्यक्ष को नहीं बैठाते। स्पीकर कौन बनता है? वही स्पीकर की बात कर स्पीकर रहे हैं, स्पीकर, वही स्पीकर की बात कर रहे हैं। जो मैं राज्यसभा का स्पीकर बोल रहा हूँ, राज्यसभा का स्पीकर वही है, राज्यसभा का प्रेसिडेंट नहीं है। बात है प्रेसिडेंट का मतलब समझ रही, जो अध्यक्ष कुर्सी पर बैठता है, जो अध्यक्षता करता है, उसी को हम लोग स्पीकर कहते हैं। ठीक है, वही है स्पीकर, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, पहले से फिक्स होता है। श्रेया जायसवाल सर, चैप्टर 5 एंड क्वेश्चन आंसर आर इन सिलेबस और नॉट। श्रेया पूछो, डायरेक्ट पूछो मुझसे, क्या पूछ रहे हैं, आवाज से डायरेक्ट नहीं है। चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर दे सर सिलेबस में, सर सिलेबस में से जैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी दिया है आपने, तो सर जुडिशरी तो चैप्टर 5 में है। वो एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से मैंने 2 बार भेजा और दोनों बार में जल्दीबाजी मिस्टेक हो गया, क्योंकि काम यहाँ पे स्कूल बहुत सारा था। तो उसमें चैप्टर 5 करके जुडिशरी करके मैंने दे दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर वो 4 वाले हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं चीज को। मैं चैप्टर 5 के जुडिशरी वाले क्वेश्चन फिर से भेज दूंगा। ठीक है, या कहिए तो मैं फिर से एक बार पीडीएफ उसका भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग केवल चैप्टर 3 चैप्टर 4 कर लीजिए, चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए और कोई क्वेश्चन आंसर सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहा हो तो आप नोट कर लीजिए, और कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर कॉपी में नोट करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं और आपका जो समय मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, तो कहीं प्रिंट आउट अगर जिसके पास पॉसिबल हो तो ले लीजिए। सर मैंने प्रिंट करा लिया। हाँ, बस उसी को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर जो भी आपको और कहीं सही मिल रहा हो तो आप वहां से भी नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन आंसर एक ही नजर में देखा है, उसको ज्यादा देखा नहीं है। तो जो भी चीजें हैं आप लोग अपने स्तर से समझिए। चैप्टर मेन होता है चैप्टर, अगर आप चैप्टर समझ गए तो क्वेश्चन आंसर तो आप खुद से भी लिख सकते हैं ना। मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ, चैप्टर आंसर खुद से भी ले सकते हैं। केवल जो मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिए उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने से भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? in our own words, so it is wrong। बेटा जब मैं आन्या का शोधन जब मैं कह रहा हूँ बेटा, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप बात समझ गए, चाहे ग्लॉसरी हो चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो फिर आपको एक ही टिक लगाना पड़ेगा, उसमें तो कहानी नहीं बना सकते। तो सिंगल मार्क 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो कभी कोई डायरेक्ट आंसर बताना होता है। 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उसमें तो डायरेक्ट सर चैप्टर 5 पढ़ना है ना सर? तो आपका जो सिलेबस है वो कुछ जो आपका पेपर बनेगा उसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बता ही दे रहा हूँ, ओरल है ना, ओरल में ये बता दे रहा हूँ ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आपका एक तरह से जैसे लास्ट ईयर बना था क्लास 8 का, वैसे ही बना होगा। आप लोग लास्ट ईयर वाले बच्चों से मिल सकते हैं, वैसे ही पहले ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे 10 नंबर के, फिर 10 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेंगे, फिर 3 मार्क्स के रहेंगे।
बस मैप नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से मैप पूछ रहे थे, मैप नहीं आएगा अभी, मैंने सोचा नहीं कि मैप दिया जाएगा, अगर मैप देना होगा तो मैं बता दूंगा, मैप देने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है, मैप हमने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है तो नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ मनोज क्या पूछ रही थी आप बेटा? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो एक लंबा प्रोसेस है, मैं बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बस इतना आप समझ लीजिए, एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, हमारे जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हम लोग कह देते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वंशानुगत नहीं होता है, मतलब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आज भी परंपराओं में जो एक पहले समय से चला आ रहा है, उन्हीं की फैमिली के मेंबर आज भी प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। बट इतना अंतर है कि हम लोग चुनाव में भाग डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्ट भाग लेते हैं। बस इतना समझिए, प्रेसिडेंट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वी पार्टिसिपेट इन द इनडायरेक्टली। हम इनडायरेक्टली, अब आप सोच रहे हैं इनडायरेक्टली कैसे लेते हैं? इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके लोकसभा के, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है, वो लोग, जितने लोग चुनकर आए हैं वो लोग, प्लस जितनी भी पूरी कंट्रीज के एमएलए हैं वो लोग, जितनी भी पूरी कंट्रीज के जो एमएलए हैं, केवल आप कह सकते हैं कि जो एमएलए जिनको जनता चुनती है वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और सभी लोग चुनते हैं, है ना, एकल संक्रमणी पद्धति से के माध्यम से चुना जाता है, वोटिंग होती है इसमें, ठीक है।